जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल विवेक ई लर्निंग क्लासेस में। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कन्फ्यूजन जिस टॉपिक पर हो चुका है और आप लोगों के बहुत लोगों के सवाल आ रहे थे, अलग अलग सब लोग पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो इस पर बना दी जाए, इस पर बात कर ली जाए, क्योंकि एक YouTube के थ्रू बहुत सारा कन्फ्यूजन बन चुका है इस टॉपिक पर। हम बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन पर, ठीक है, कि जो हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन, क्या सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, क्या कम क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, इस क्या नंबर हमारे घट जाएंगे अगर ज़्यादा गलत कर दिए, क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का टोटल। अब देखिए, सब ने अपनी अपनी अलग अलग वीडियो बनाई हैं, सब ने अपनी अलग अलग राय रखी हैं, ठीक, मेरी भी अपनी ही एक राय है। किसी को कोई मेथड नहीं पता है किस मेथड से नॉर्मलाइजेशन लगता है, ठीक। जो हमारे नंबरों पे इफेक्ट पड़ा है या जो मैंने और भी लोगों से इस पे बात करी, जो सेलेक्टेड मेरे साथ के भाई हैं, उनसे ही मैंने बात करी कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, क्या इफेक्ट पड़ा क्या। और जो केस के दौरान जो हमारा 2016 का यूपीएसआई का जो केस चल रहा है, जो उस पर वो भी सारा जो मुद्दा है वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर ही है, ठीक है। उसी को लेकर सारा ये अभी तक केस चल रहा है जो अब सुप्रीम कोर्ट में है, ठीक है। अब अपने एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। जो आप लोगों का एग्ज़ाम है 2021 का, नॉर्मलाइजेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक। सब ने अपनी अपनी राय रखी है, अलग अलग यूट्यूब चैनल ने। किसी ने कहा है कि नहीं कीजिएगा, गलत अटैम्प्ट मत करना, किसी ने कहा है कि सारे के सारे अटैम्प्ट कर देना, ठीक है। तो क्या है ये नॉर्मलाइजेशन, पहले ये समझ लेते हैं क्या प्रक्रिया क्या है नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन एक वह प्रक्रिया है जिसमें जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होते हैं, अलग अलग शिफ्ट्स में जब एग्ज़ाम होते हैं, तो ये होता है कि किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम टफ़ आ जाता है, किसी शिफ्ट का एग्ज़ाम इजी आ जाता है, ठीक है। और किसी का मॉडरेट रहेगा, किसी का, मतलब सबका स्टैंडर्ड अलग अलग हो जाता है, एक ही लेवल में पेपर नहीं रहते हैं। तो उन्हें एक ही लेवल में लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, ठीक। अब इसमें यह होता है कि क्या नंबर कम ही होंगे, क्या नंबर बढ़ेंगे ही, क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, यूपीएसआई में जो है सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन होता है, मतलब आपका ओवरऑल तो होगा ही, साथ के साथ सेक्शन वाइज नॉर्मलाइजेशन भी होता है, ठीक है। कि आपका अगर सेक्शन इजी आया है तो हो सकता है आपके नंबर घट जाएं, आपका सेक्शन अगर टफ आया है तो हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाएं। तो बढ़ेंगे कैसे, घटेंगे कैसे, ये कैसे पता लगता है, ये किसी को नहीं पता होता, ये केवल बोर्ड जानता है और जो एजेंसी हमारा पेपर कंडक्ट करा रही है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, वो जानती है। वो जानती कैसे है, वो सारे पेपरों को लेती है अलग अलग शिफ्ट के, उसमें किसी एक पेपर को बेस शिफ्ट मान लेती है, जिसे वो स्टैंडर्ड, हो सकता है वो बिल्कुल इजी वाले पेपर को बेस शिफ्ट मान ले जो सबसे आसान रहा हो, या हो सकता है वो सबसे भारी वाले पेपर को बेस शिफ्ट मान ले, या हो सकता है वो बीच वाले किसी पेपर को बेस शिफ्ट मान ले जिसमें बच्चों ने अच्छा एवरेज कर रखा हो। अब ये मानते कैसे हैं, ये मानने का कोई आंकड़ा नहीं है क्वेश्चन को, ये केवल क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के ऊपर होता है कि इस शिफ्ट में कितने लोगों ने क्वालिफाई करा, ठीक है। तो ये अगर कम लोगों ने किया है तो ये शिफ्ट थोड़ी हार्ड हो गई है। अगर उसी पेपर को किसी, मतलब अब किसी और शिफ्ट के पेपर को ज़्यादा लोगों ने पास कर लिया है तो उसे ये मान लेते हैं कि ये शिफ्ट थोड़ी इजी रही है, इसमें ज़्यादा लोगों ने अच्छे क्वेश्चन किए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं। कोई शिफ्ट हो गई जिसमें एवरेज चल रहे हैं तो वो बीच की हो जाती है। इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि कौन सी ज़्यादा है और कौन सी कम, मतलब कौन सी ईजी है कौन सी टफ है। आप और हम नहीं कर सकते, आप और हमारे लिए तो जो पेपर हम दे के आएंगे वो सबसे टफेस्ट होगा। हमें ऐसा लगेगा कि हमारी शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ है और इससे ज़्यादा टफ हो ही नहीं सकती, ठीक। तो ये एक भ्रम बना रहता है, जबकि जानता कोई नहीं है कि किसकी टफ है, और दूसरे वाले को लगेगा कि सबसे आसान शिफ्ट आप ही की थी और सबसे भारी मेरी। आप एग्जाम दे दीजिएगा, उसके बाद देखिए यही चर्चाएं चलेंगी कि आपको लगेगा कि मेरी भारी है, दूसरा वाला कहेगा अरे इसकी आसान शिफ्ट थी, मेरी भारी है, मेरे क्वेश्चन ज़्यादा सही हुए हैं या कम हुए हैं, तो यानी कि मेरी भारी शिफ्ट रही होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। अब मुद्दे की बात की क्वेश्चन अटैम्प्ट कितने करने हैं, इन शॉर्ट बताऊंगा, एक ही बार में पूरे 160 के 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। मैंने खुद 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बाकी जिन भाइयों से मैंने बात करी सभी ने कहा कि 160 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। क्यों इस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक। जो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा वो आपके जो निगेटिव में क्वेश्चन सही होंगे वो कवर कर लेंगे, ठीक है। आप बेनिफिट में ही जाने वाले हैं। कैसे, अब समझ लेते हैं इस चीज़ को कि क्यों हम निगेटिव से बचें या ना बचें या सारे अटैम्प्ट करें, क्यों। जैसे मैं अपने केस में ही बताता हूँ, हमारे जो क्वालिफिकेशन था, जो क्वालिफाइंग था, वो 50% था सेक्शनल भी, कि आपको 50% सेक्शनल भी लाने हैं, यानी कि 40 का 50% हो गया 20 क्वेश्चन। आपके 20 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। ये मैं केवल एक सेक्शन ले रहा हूँ जीएस का, जो कि सबसे टफ सेक्शन आया था हमारे एग्जाम वाले टाइम पे, ठीक है। अब आगे में पता नहीं मैथ टफ आए, जीएस टफ आए, रीजनिंग टफ आए, क्या कुछ नहीं पहले से अनुमान लगाया जा सकता। मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ कि जीएस का लगभग सभी का बहुत टफ पेपर आया था।
लगभग 14 से 15 क्वेश्चन सभी बना ले रहे थे। एक एवरेज में बात कर रहा हूँ, अब जो ब्रिलियंट होंगे, बहुत पढ़ने वाले होंगे, हो सकता है उन्होंने बहुत अच्छे किए हों। मतलब एक जो बहुत बड़ा समूह है उनके सबके जीएस में नंबर लगभग 21, 22, 21, 22, 23, 20, 21, 22, 23, ठीक है। कुछ 19 वाले भी हैं जिनका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद नंबर इंक्रीज हुआ और वो अंदर आ गए। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन 14 या 15 ही किसी के ठीक हो पा रहे हैं, ठीक है, सही सही हमें पता है, लेकिन वो पेपर इतना टफ था कि नहीं बन रहे थे क्वेश्चन, ठीक है। मैं अपनी खुद की बात कर रहा हूँ, मेरे भी नहीं बन रहे थे। 16 से 17 क्वेश्चन मैं अपनी याद के कर पाया था, बाकी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे। बाकी सारे क्वेश्चनों में मैंने तुक्के लगाए थे, ठीक, जिनके कारण मेरे 4 से 5 क्वेश्चन और ठीक हुए। उन बाकियों में से 4 से 5 क्वेश्चन और मेरे ठीक हुए, जिससे मेरा जो रॉ स्कोर था, मतलब जो टोटल क्वेश्चन थे, वो मेरे 21 प्लस हो गए। 21, 22 क्वेश्चन मेरे ठीक हो गए थे। अब उसके बाद आते हैं नॉर्मलाइजेशन से क्या फ़र्क पड़ा। अब मेरे 20-21 क्वेश्चन ठीक थे। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर बनने चाहिए थे रॉ मार्क्स, वो तो एक नंबर का, एक जो क्वेश्चन था वो 2.5 नंबर का था, उसके हिसाब से बनने चाहिए थे। उससे ना बन करके नंबर बने हमारे किससे, नॉर्मलाइजेशन से। नॉर्मलाइजेशन के बाद में हमारे नंबर आए, तो हमने वो 50% क्राइटेरिया पास कर लिया था, ठीक है। रॉ के हिसाब से भी 50, 20, 21 क्वेश्चन हमारे सही थे, यानी कि हम रॉ का मतलब ये होगा कि जितने आप क्वेश्चन करके आ रहे हैं सीधे सीधे बिना नॉर्मलाइजेशन के। और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी मेरे 64-65 नंबर आए थे जीएस में, ठीक। अब एग्जैक्ट तो पॉइंट हो मुझे याद नहीं, 64-65 के आसपास मेरे नंबर थे और मेरे क्वेश्चन जो ठीक थे 21-22 थे। अब इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि कितने नंबर मेरे इंक्रीज हुए या डिक्रीज हुए, जबकि मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। अगर मान लीजिए कि मैं भी इसी उसमें लगा रहता कि नहीं नेगेटिव नहीं करने हैं, ये नहीं करने, और मैं सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करता और मेरे 20 ही ना हो पाते, 19 ही रह जाते, 18 ही रह जाते, तो कहीं ना कहीं मेरा सिलेक्शन रुक जाता, क्योंकि सेक्शनल क्वालिफिकेशन भी जरूरी है, ठीक है। बाकी में मेरा स्कोर अच्छा था, इसलिए मेरा अच्छा कवर किया ओवरऑल में और रैंक भी ठीक ठाक बन गई। तो जो सेक्शन टफ है वो सभी के लिए टफ है। अगर आपका वो सेक्शन टफ आया है, शिफ्ट आपकी क्या कहते हैं टफ है वो, तो आपका नॉर्मलाइजेशन में वो मार्क्स बढ़ाएगा, ठीक है। उस सेक्शन में आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और अगर आपका जो सेक्शन है वो ईजी आ गया है आपकी शिफ्ट का, तो उसमें ऑटोमेटिकली नंबर क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग का कोई इतना रोल नहीं रह जाता है नॉर्मलाइजेशन पर, कोई एक्यूरेसी वाली बात नहीं आती है। एक्यूरेसी जो चेक होती है वो नॉर्मलाइजेशन जो इफेक्ट डालता है वो बैंक में डालता है, बैंकिंग में क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है। रेलवेज में डालता है, जो आरआरबी के पेपर होते हैं रेलवे वाले, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है। तो जहां नेगेटिव मार्किंग होती है वहां एक्यूरेसी भी आती है, ठीक है, कि कितने आपने सही किए, कितने गलत होते हैं, उसका इफेक्ट पड़ता है नॉर्मलाइजेशन पे। यूपीएसआई में क्या है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, तो एक्यूरेसी का कोई मुद्दा आता ही नहीं है, ठीक है। आपको जितने आपसे लग सकते हैं आप सारे अटेम्प्ट कीजिए, जितने आपको आते हैं वो सही सही, और बाकी पे भी तुक्के लगाइए, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन छोड़ने का कोई फायदा नहीं है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि नंबर कम होने हैं या ज़्यादा, ये आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करेगा कि बोर्ड ने कौन सी बेस शिफ्ट मानी है, किस बेस शिफ्ट के हिसाब से आपके एग्जाम को आंका जाए। मान लीजिए अगर क्या कहते हैं बोर्ड ने बेस शिफ्ट जो है वो सबसे हार्ड बना ली है, ठीक है, सबसे कठिन वाला जो शिफ्ट होने लगा जिसमें सबसे कम बच्चे क्वालिफाई हुए, उसे उसने सब अपना बेस शिफ्ट बना लिया है। अब उसमें नंबर क्या रहे होंगे, कम रहे होंगे बच्चों के, ठीक। तो वो क्या काम करेगा, जितनी भी इजी शिफ्ट है उनके नंबर काटने शुरू कर देगा, उनके नंबर क्या करेगा, डिक्रीज करने शुरू कर देगा, क्योंकि बेस शिफ्ट वो है, उसके बराबर में लेवल में लेके आना है उसे। तो आपके नंबर क्या हो जाएंगे, आपके चाहे नेगेटिव हो कितने भी हो, आपके चाहे कितने भी क्वेश्चन सही हो, आपके नंबर क्या हो जाएंगे, नॉर्मलाइजेशन में डिक्रीज होने शुरू हो जाएंगे। यही काम अगर वो उल्टा कर लेता है, वो किसी इजी शिफ्ट को क्या कर लेता है, मान लेता है अपनी बेस शिफ्ट। अगर वो इजी शिफ्ट को बेस शिफ्ट मान लेता है, उसमें नंबर ऑफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, यानी कि उस शिफ्ट में नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब क्या करेगा, बाकी शिफ्ट में क्या करेगा, वो नंबर देना स्टार्ट कर देगा लेवल में लाने के लिए। वो किस हिसाब से देगा, वो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग नंबर चलता है। इसे समझना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। कोर्ट में भी 6 से 7 महीने लग गए जैसा आपको ये समझने में कि ये नॉर्मलाइजेशन हुआ किस तरीके से, ठीक। तो आपको इतना इस पछड़े में पढ़ना नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है कि नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो भाई टोटली इट्स डिपेंड्स ऑन योर लक कि आप किस शिफ्ट में जाकर बैठते हैं। और बाकी तो क्या कहते हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए एग्जाम में, ठीक। जितना आप तैयारी अभी कर सकते हैं उतनी करिए, अपना बेस्ट दीजिए, और मेरी यही राय है और मैं सजेस्ट भी यही करता हूँ। बाकी आप जितने भी सिलेक्टेड हैं किसी से ही पूछ सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने पिछली बार दिया है, वो 160 के 160 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए थे। अब हमारे साथ ऐसा कन्फ्यूजन क्यों नहीं था ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे टाइम पर इतने यूट्यूब चैनल नहीं आए थे, ठीक, इतने बकेती करने वाले लोग नहीं थे कि कोई कुछ भी बता दे,
ऐसा होता है, दूसरे एग्ज़ाम का देखा आया, अच्छा यहाँ पर कम हुए थे, रेलवे में कम हुए थे, अच्छा यहाँ भी कम होंगे। हमारे में ऐसा कुछ था नहीं, तो हमें कुछ पता ही नहीं था, हमें कोई मतलब जब हमें बताया नहीं तो हमें कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ। तो सब लोगों को पता था कि भाई निगेटिव मार्किंग नहीं है, 160 करके आने हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं है 160, सिंपल सा लॉजिक होता है। निगेटिव मार्किंग है नहीं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, हमें अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो वही सिंपल हमने किया, हमें कुछ ऐसा कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ ही नहीं था। अब आपके साथ क्या हो रहा है, आप मेरा देख रहे हैं, मैंने कह दिया 160, दूसरे कोई नीचे वीडियो फ्लैश हो रही होगी, आप पहले देख चुके होंगे, किसी ने इस पर बोला होगा, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल हैं तो सब वीडियो बनाते हैं इस मुद्दे पे, तो उन्होंने रिसर्च करी होगी, इधर उधर से देखा होगा कि हाँ भाई रेलवे में कम हो गए, इसमें कम हो गए, तो यानी कि नेगेटिव मार्किंग है, तो मत करो, गलत कर दोगे तो। ऐसा कुछ नहीं है भाई, 160 के 160 क्वेश्चन करो, बिल्कुल चिल होकर 160 क्वेश्चन करो, ठीक है। और जितने सही आते हैं वो तो करो ही करो, ठीक। बाकी अपनी 100% दो, इस चक्कर में मत रहो कि 15 क्वेश्चन करने हैं क्वालिफाई हो जाएगा, 16 क्वेश्चन करने हैं, जैसे आपके में 35% क्वालिफिकेशन के लिए है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफाई जो है 35% है सेक्शनल, तो 14-15 क्वेश्चन के आसपास बनेगा। तो कुछ लोग लगा के बैठे होंगे जीएस में अगर मेरे 15 ही हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, इस चक्कर में मत पड़ना। पता चला कि तुमने 15 कर दिए अपने, सही है ना, कि मैं तो 15 के हिसाब से गया था, फिर वो नॉर्मलाइजेशन की मार ऐसी पड़ी कि तुम्हारे वो नंबर क्या कर दिए उसने, कम। अब फिर तुम जाओगे कोर्ट खेलोगे कि हमें तो पता ही नहीं था, हम तो 15 के हिसाब से ही गए थे। अब ऐसा थोड़ी ना होता है, सब अपना बेस्ट दे रहा होता है वहाँ, ठीक। अब नॉर्मलाइजेशन होगा तो किसी को नहीं पता, तो आप अपना बेस्ट दें, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, ठीक है। और अभी मौका है, अभी समय है, आप जितना बेहतर कर सकते हैं उतना बेहतर करिए। फिर से एक बार यही है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, तो मेरा यही है कि भाई सभी के सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 160 आते हैं और 160 ही अटैम्प्ट करिए, ठीक। आई होप कि मैंने आपकी बात, जो कन्फ्यूज़न आपको इधर उधर हो रहा है वो दूर कर दिया होगा, ठीक है। आपको मेरी बात पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी बात पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। इतना कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं दबाना, इट्स ऑन यू, ठीक है, ये आप पर है। बाकी अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है किसी भी रिलेटेड, ठीक है, यूपीएससी से रिलेटेड या किसी दूसरी वैकेंसी से रिलेटेड जो अपने पुलिस विभाग से हो, या एसएससी से, सीपीओ वगैरह से रिलेटेड, जिसकी जानकारी मैं रखता हूँ, केवल उन्हीं की बात करूँगा, ठीक। उसके बारे में, एसएससी जीडी के बारे में, या कोई और आपका हो कन्फ्यूजन जो आपको नहीं दूर हो पा रहा है, और आप ऐसे कोई जानकार बता दे या जिसने पहले एग्जाम दे रखा है वो बता दे, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि आपके कमेंटों का आंसर दूँ। और अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दें, ठीक है, अगली वीडियो उस पर आ जाएगी अगर आपको चाहिए है तो, ठीक। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मौज में रहिए, ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहिए, और ये कन्फ्यूजन जो होते हैं इधर उधर से थोड़ा दूर रहिए इन सब चीज़ों से, ठीक। जहाँ लगे कि ये कन्फ्यूज़ कर रहा है वहाँ किसी जानकार से अपना कंफर्म कीजिए, और बिल्कुल हट जाइए उस टॉपिक से। अगर उसकी वीडियो फ्लैश भी होती है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका टाइम ख़राब करेगा वो, और कुछ नहीं। आपके दिमाग में 2 सवाल और बैठाएगा। एक तो वैसे ही तैयारी करने में इतने इशू होते हैं, ठीक है, कि एक टेंशन तो यही है कि एग्ज़ाम कब होगा, ऊपर से ये नए, तो इन सब चीज़ें दूर रहिए, अपनी तैयारी में एकदम फोकस्ड होकर रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब कभी भी हो सकता है, ठीक। पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। अब ये कंफर्म तो देखो यहाँ कुछ नहीं है, बस पॉसिबिलिटी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कंफर्म न्यूज़ किसी के पास नहीं है, चाहे कितनी भी हवाबाजी कोई कर ले। जब तक बोर्ड नोटिफिकेशन खुद जारी नहीं कर देता, बोर्ड को खुद नहीं पता है कि वो एग्ज़ाम कब कराएगा। तो केवल ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि एग्ज़ाम जल्दी होगा, उसी को देखते हुए अक्टूबर और नवंबर के कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखिए, ताकि ये ना हो कि भाई हमें समय नहीं मिला, थोड़ा समय और, इस चक्कर में ना पड़े। अपना बेस्ट दो, 100% दो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, अपना आकलन करते रहो, इंक्रीज़ योर स्कोर, ठीक, और चिल रहो, पढ़ो, मौज में रहो, मस्त रहो। जय हिंद दोस्तों।